स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सेहत सही लाभ दें। और आखिर फेवरेट हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से आपको आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी जो मिलती है। आइए आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, बसंत का मौसम अपने साथ रंग, खुशबू और ताजगी तो लाता ही है, साथ ही ये कुछ लोगों के लिए सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और आंखों में जलन, साथ ही सांस की तकलीफ भी लेकर आता है। आज हम एक बहुत ही आम विषय पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा विषय जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बसंत डिसऑर्डर्स पर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट, यानी मंगलायतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद याशिका जी। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, आपको 16 साल का तजुर्बा है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं आयुर्वेद की, आज भी अक्सर लोग उस पर भरोसा करना कम पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेदा जड़ होती है किसी भी बीमारी को ख़त्म करने की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बसंत ऋतु के दौरान वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो अक्सर लोगों को लग जाती हैं और साथ ही उनकी वजह क्या होती है? देखिए याशिका जी, बसंत ऋतु में बहुत सारे ऐसी, जैसे पॉलन ग्रेन्स जो है, नए जो पुष्प आते हैं प्लांट्स पर, तो पॉलन ग्रेन्स, फंगस, डस्ट, पॉलिटेंट्स, ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे स्नीजिंग, एलर्जिक राइनाइटिस, अग्निमांद्य जिसे बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर का वीक हो जाना, शरीर में आयुर्वेद के अनुसार आम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हमारा जो आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, इनका संतुलन बना रहेगा तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। वहीं अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो आयुर्वेद पे कम भरोसा करता है और एलोपैथिक दवा खा के वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो खैर जो ये जो भावना है वो अब चेंज होती जा रही है। आफ्टर जो कोरोना के 2019 के बाद में जो नई पीढ़ी है वो उसका आयुर्वेद में विश्वास और तेजी से बढ़ रहा है। पुरानी पीढ़ी के तो लोग पहले से ही इसके प्रति समर्पित थे, नई पीढ़ी के लोग भी इसके प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। ओके सर, वहीं बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में कि जब ये बीमारी लग जाती है तो हमारे शरीर पर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही इससे हमारी इम्यून सिस्टम पर क्या फर्क पड़ता है? स्नीजिंग और आँखों में खुजली चलना, थकावट रहना, नाक बहना या नाक का बंद होना, ये सब चीज़ें आयुर्वेद में पहले से ही कही गई हैं। क्योंकि बसंत से पहले शिशिर ऋतु में जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, शिशिरे शीतम अधिकम, शिशिर ऋतु में ठंड ज़्यादा होती है और बसंत ऋतु में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जो कफ है वो लिक्विफाई हो जाता है। कफ लिक्विफाई होकर शरीर में फैलता है और शरीर में फैलता है तो अग्निमांद्य की कंडीशन आ जाती है। अग्निमांद्य को डाइजेस्टिव फायर का वीक होना, और डाइजेस्टिव फायर जैसे ही वीक होती है तो शरीर में आम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बहुत सारे सिम्टम्स शरीर में पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और इससे हिस्टामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होते हैं और हिस्टामिन रिलीज होने से एलर्जिक सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, नेजल ड्रिपिंग और नेजल क्लोज, नाक बंद हो जाना, आंखों में खुजली और थकान होना, ये सब चीज़ें जो हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटीज होने लग जाती हैं। जी सर, वहीं हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों की जिनका इम्यून सिस्टम अक्सर कम देखा गया है, जैसे छोटे बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई या बुजुर्ग व्यक्ति हो गए। क्या इनका इस तरह की बीमारियों पर ज़्यादा असर पड़ता है और ये जो डिसऑर्डर है ये इनको ज़्यादा अफेक्ट करता है? बिल्कुल, बच्चों और बुजुर्गों को इसे सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन और डोजों को संतुलन रखने की जरूरत होती है। और इसमें जो मुख्य रूप से सिम्टम्स होते हैं वो अस्थमा और साइनस के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें इसकी जटिलताओं से बचाने के लिए विशेष रूप से उसको प्रयास करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत सारे ऐसी प्रोसीजर हैं, जैसे कि आपकी योग एवं प्राणायाम, जिसे योग और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी,
कपालभाति, जो कि अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है और जो एलर्जी की जो रिकरेंस है उसको कम करती है। और इसी के साथ में जो उसकी जो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, और ये भी एलर्जी से सुरक्षित रहने का एक तरीका है जी। और इस समय आदमी को क्या करना चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए कि भारी जो गरिष्ठ आहार है उसका सेवन नहीं करे, जो ऑयल फ्राइड फूड का सेवन कम करे, अवॉइड करे। और आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि इस समय बसंत का जो ऋतु है इसमें वमन, जो पंचकर्म का प्रोसीजर है, वमन कराने का विधान बताया गया। स्वस्थ व्यक्ति को भी वमन करवाने का विधान बताया गया है और इससे जो है जो कफ बढ़ाव होता है वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल कर और बॉडी को संतुलित बैलेंस्ड रखा जा सकता है, त्रिदोषों को बैलेंस रखा जा सकता है। बिल्कुल सर, वहीं मैं कुछ साइनस और अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए जानना चाहूँगी, क्या स्प्रिंग एलर्जी से अस्थमा और साइनस की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल, जो स्प्रिंग एलर्जी है इसमें पॉलन्स, डस्ट और पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस भी जो इस वजह से जो कफ दोष जो है वो जो एक बैलेंस रहता है वो उसकी कफ दोष की प्रबलता हो जाती है और प्रबलता होने की वजह से दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं और मॉडर्न साइंस में भी इस समय हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं और हिस्टामिन्स रिलीज होने से जो कफ विकार मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो एलर्जी के लक्षण पैदा करते हैं। बिल्कुल सर, वहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उन सिम्टम्स के बाद अगर हमें पता लग जाता है कि हमें एलर्जी हो गई है तो उस समय किन किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए? उस समय जब हमें ये लगता है कि हमें एलर्जी हो रही है तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इनको चेहरे पर कोई मास्क वगैरह लगा के निकलना चाहिए और जिससे कि पॉलन, डस्ट इनसे दूर रहा जा सके। आहार विहार को भी बैलेंस रखना चाहिए, जैसे गरिष्ठ जो भारी आहार विहार है उसको सेवन करने से को अवॉइड करना चाहिए या ऑयली फूड को सेवन करने से बचना चाहिए। ओके, वहीं क्या घरेलू उपाय बसंत एलर्जी को हटा सकते हैं, उसे दूर हो सकते हैं? बिल्कुल, हरिद्रायुक्त दूध इसका सेवन करना चाहिए जो कि अमेरिका में गोल्डन मिल्क के नाम से पैकेज फूड के रूप में मिलता है। ऐसे ही तुलसी, वासा और हरिद्रा खंड इनका सेवन करने से इनको जो घरेलू तरीके से भी आयुर्वेद जो घर में ही जो पेशेंट है वो ठीक हो सकता है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। बिल्कुल सर, वहीं हमारे जो गांव की महिलाएं हैं वो अपनी किचन से वो कौन से आइटम्स को यूज कर सकती हैं जिससे इस तरह की परेशानियों में जल्दी आराम मिल सके? देखिए, समस्याएं जब शरीर में आ रही हैं, आंखों में खुजली चल रही है तो ऐसे सबसे पहले गुनगुना पानी पीने स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ में स्टीम लेने की प्रोसीजर स्टार्ट करनी चाहिए, स्टीम लेना चाहिए और जैसे मॉडर्न में इसको नेबुलाइजर के रूप में जानते हैं, जो नेबुलाइजिंग ड्रग्स हैं उनको वो डालकर उसको नेबुलाइज करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में स्टीम लिया जा सकता है। भाप लेने की प्रक्रिया घर पर ही की जाकर स्वस्थ हो सकता है। और इसी के अलावा हल्दी वाला दूध और इसी त्रिकटु जो सौंठ, मरीच, पिपली जो समभाग में लेकर और इनका पाउडर बनाकर उनको सेवन करने से एलर्जिक सिम्टम्स को कम करने में मदद हो सकती है। और अगर गंभीर मामले होते हैं उनमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ओके सर, वही एक बीमारी होती है डायबिटीज़ जिसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो उस पर सिर्फ कंट्रोल हो सकता है। ऐसे में हम एलर्जी से कंपेयर करें तो क्या एलर्जी को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है या ये सिर्फ नियंत्रित की जा सकती है? देखिए, एलर्जी को दोनों चीज़ें सही हैं अपनी जगह पर। अगर ज़्यादातर मामले हैं, मोस्ट ऑफ द मैटर्स में एलर्जी को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको आयुर्वेद ट्रीटमेंट से लंबे समय तक नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। और मॉडर्न भी इस बात को कहती है कि एलर्जन अवॉइडेंस रखने से और आयुर्वेद के इम्यूनिटी सपोर्ट रखने से ये बेहतरीन परिणाम देते हैं।
बिल्कुल सर, वहीं ऐसे सिचुएशन में जब हमने देखा है कि बसंत ऋतु से कितने सारे डिसऑर्डर्स किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, यानी समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं, ऐसे में आप श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए? देखिए, इस समय ठंडे आहार विहार जैसे आइसक्रीम, दही, ये और जो बहुत मीठे आहार विहार हैं, इनसे बचने का कोशिश करनी चाहिए। और धूल धुआं, तेज खुशबू और खुले में घूमने से और सुबह घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि एलर्जेंस की मात्रा सबसे ज़्यादा मॉर्निंग स्ट्रीम में रहती है। इसलिए बचना चाहिए। साथ में मेरा ये संदेश है कि बसंत की जो एलर्जी है वो एक आम समस्या है, कोई ऐसा बहुत गंभीर समस्या नहीं है और इसको प्रभावी तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और मॉडर्न साइंस हालांकि जल्दी राहत दे देती है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के तरीके से त्रिदोषों का संतुलन और अपनी जो टॉलरेंस पावर है उसको मजबूत किया जा सकता है। और अगर एलर्जी बार बार होने की समस्या से उसको बचा जा सकता है। और ये देख लीजिए कि सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो खुद मेडिसिन नहीं लेके चिकित्सक का परामर्श लीजिए और एलर्जन से बचाव कीजिए और ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना चाहिए। और योग और प्राणायाम, जिसमें 3 योग और प्राणायाम में प्रिस्क्राइब करना चाहूँगा, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और कपालभाति, इनका सेवन करना, इनको यूज करने से जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स की जो रिकरेंस है वो कम हो सकती है, श्वसन तंत्र मजबूत हो सकता है और इन एलर्जिक सिम्टम्स से बचा जा सकता है। और बसंत एलर्जी जिसको आप विशेष रूप से महत्व दे रहे हैं, उससे बचाया जा सकता है, उससे निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल सर, वहीं जैसे अभी आपने अनुलोम विलोम का जिक्र किया, आज का बिजी शेड्यूल इतना हो गया है हमारे आम व्यक्तियों का भी, इवन बिजी, बाकी तो बिजनेसमैन तो रहते ही हैं, लेकिन आम जनता भी बहुत बिजी हो गई है, पूरा दिन उनको समय नहीं निकल पाता है। तो ये जो अनुलोम विलोम वाली आपने प्रक्रिया बताई, क्या हम इसे किसी भी समय में कर सकते हैं जब हमारे पास समय हो, या इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि हमें इसे सिर्फ और सिर्फ सुबह ही करना चाहिए? देखिए, इसका एक्चुअली टाइम तो मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग टाइम में ही करना चाहिए, लेकिन कोशिश ये है अगर आपको समय नहीं मिलता है तो ऐसे समय करना चाहिए जिस समय आपने भोजन नहीं किया हो। और जैसे शाम के समय भी करें तो इवनिंग आवर्स में ऐसे समय करना चाहिए जिस समय कि आपने भोजन नहीं किया। भोजन करने के बाद इस अनुलोम प्राणायाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। वहीं दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, एलर्जी कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने सावधानी बरती और सही इलाज लिया तो इस एलर्जी को हम दूर भगा सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े और सेहत सही लाभ के इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई एज अ डॉक्टर, आपको बहुत सारी जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि वक्त हो गया है अगले प्रोग्राम का। लेकिन जाने से पहले मैं फिर लेकर आऊँगी आपके लिए अगला एक नया विषय, जिसमें हम जानेंगे उसके बारे में अलग अलग तरह की जानकारी। तब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दें इजाज़त और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।